गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चल रहे हैं इस वक्त यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट 3 क्लास 11th जिसका नाम है साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, और उसमें हम चैप्टर नंबर 8, 9, 10 तीन चैप्टर हैं और उनमें हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बात हम कर रहे हैं आपसे, और उसमें भी आज का टॉपिक है हमारा सेल वॉल। देखिए, कल तक हमने आपको सेल के बारे में, सेल के फ्लो चार्ट के बारे में कंप्लीट स्टडी करवाया। आज हम दो टॉपिक लेकर चलेंगे, एक सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति और दूसरा हम लेंगे सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। तो बात करते हैं सेल वॉल के बारे में, कोशिका भित्ति। जैसा कि मैं कल के वीडियो में आपको बता चुका हूं, एक मृत, एक सुरक्षात्मक परत जो सिर्फ प्लांट में पाई जाती है अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें। इसके अलावा ये सेल वॉल कुछ अन्य जगह पर भी पाई जाती है, जैसे जीवाणुओं में भी मिलती है सेल वॉल। हमने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका बताई थी, जीवाणु। कवक में भी मिलती है सेल वॉल, शैवालों में भी मिलती है सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होती है, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने सेल वॉल की खोज की, डिस्कवरी की। सेल वॉल कई जगह पर मिलती है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में मैं आपको कह चुका हूं म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई ये होती है। म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल हम पहले दे चुके हैं आपको, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कवक, तो कवक में एक काइटिन नाम के पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, काइटिन, काइटिन। यदि शैवालों की बात करूं मैं, तो लिग्निन प्लस सेल्यूलोज से मिलकर के बनी हो सकती है। अगर मैं प्लांट की बात करूं, पादपों की, तो ये सिर्फ सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। हेमी सेल्यूलोज भी इसके अंदर हो सकता है। तो अलग अलग प्राणियों में, कह दीजिए अलग अलग जीवों के अंदर ये अलग अलग पदार्थों की बनी होती है, परंतु काम एक ही है। सुरक्षात्मक परत है, मृत परत है, कवरिंग लेयर के रूप में काम करती है, अंदर के जितने भी पार्ट हैं कोशिका के उनकी सुरक्षा करती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, कवक में काइटिन की बनी होती है, शैवालों में लिग्निन और सेल्यूलोज की बनी होती है, पेक्टिन भी हो सकता है, पादपों के अंदर ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ये उसका मीनिंग होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो कोशिका भित्ति की संरचना के अंदर कौन कौन से पार्ट दिखाई देते हैं वो हम चर्चा करेंगे आपके साथ। तो देखिए, कोशिका भित्ति के अंदर हमें क्या दिखाई देते हैं। यदि मैं बात करूं आपसे दो कोशिकाओं की, ये दो कोशिकाएं, पहले ही बता देता हूं, ये एक और एक दो कोशिकाएं। दोनों कोशिकाओं के बीच एक कॉमन लेयर होती है। ये रही कॉमन लेयर, देख लीजिए कॉमन लेयर, ये कॉमन लेयर है। इसे बोलते हैं मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला या मिडिल लेयर। ये दो के बीच में होती है। अब इसके ऊपर निक्षेपण होता है। ये प्राथमिक स्तर हो गया, दोनों तरफ ही होगा निक्षेपण, ये प्राथमिक हो गया। ये द्वितीयक स्तर हो गया, ये द्वितीयक स्तर हो गया, ये द्वितीयक स्तर हो गया, और देन तृतीयक कभी कभी मिलता है या नहीं भी मिलता। तो इसका नाम क्या बोला मैंने आपके संग में? मध्य पटलिका, मध्य पटलिका यानी कि मिडिल लेयर, मिडिल प्लेट कह दीजिए, प्लेट कह दो, लेयर कह दो, प्लेट कह दो, लेमिला कह दो, कई इसके नाम हैं। इसके ऊपर इधर भी निक्षेपण हुआ प्राइमरी लेयर का, यानी कि प्राथमिक भित्ति, प्राथमिक भित्ति का निर्माण हुआ। और फिर ये दूसरा सेकेंडरी लेयर यानी कि द्वितीयक भित्ति का भी निर्माण हुआ। इधर भी ऐसा ही कुछ है, वो कॉमन हो गई,
ये प्राइमरी लेयर बन गई दूसरी कोशिका में, देन ये सेकेंडरी लेयर बन गई दूसरी कोशिका में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये दो आसन्न कोशिकाएं हैं, दैट इज द ए सेल, दैट इज द बी सेल, दिस इज ए सेल, दिस इज बी सेल। दो आसन्न कोशिकाओं के बीच, दो जुड़ी हुई कोशिकाओं के बीच एक कॉमन लेयर होती है जो सेल वॉल के निर्माण में भाग लेती है, जिसका नाम होता है मध्य पटलिका। क्या होता है? मध्य पटलिका। यहां पर समझा रहे हैं आपको कि ये क्या करती हैं। मध्य पटलिका का निर्माण किससे होता है? मध्य पटलिका का निर्माण जिससे होता है वो होते हैं कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के पैक्टेट लवण। पैक्टेट लवण, इसका मतलब ये होता है पैक्टिन नाम का पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिल करके दो कोशिकाओं के बीच आसन्न भित्ति पर जमा हो जाता है। और ये दो कोशिकाओं के बीच जब आसन्न भित्ति पर जमा हो जाता है तो निर्माण होता है मध्य पटलिका, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये दो कोशिकाओं के बीच की कॉमन परत है। फलों के पकने के समय द राइपिंग ऑफ द फ्रूट्स, जब फल पक जाते हैं या फल पकते हैं तो ये मध्य पटलिका गल जाती है और दोनों कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं। यही कारण है कि जो फल होता है वो डाली से टूट करके नीचे गिर जाता है। इस तरह से लगा हुआ है फल, जिस दिन भी इस जगह की मध्य पटलिका टूट जाएगी, गल जाएगी, राइपिंग के समय फल नीचे गिर जाएगा। तो निर्माण की बात करें कि मध्य पटलिका जो पहली परत है सेल वॉल की, कोशिका भित्ति की, उसका निर्माण कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट लवणों से होता है। यही आपको याद करना है, ये वाला पॉइंट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट लवण, मध्य पटलिका का निर्माण इससे होता है। फलों के पकने के समय एट द टाइम ऑफ द राइपिंग ऑफ द फ्रूट, मध्य पटलिका मिडिल लेयर जो होती है वो गल जाती है और फ्रूट टूट करके डाली से अलग हो जाता है। अब क्या करते हैं, शुरुआती दौर में जब पकने से पहले कच्चा फल वगैरह होता है तो मध्य पटलिका के दोनों तरफ, दोनों कोशिकाओं में इस प्रकार से कुछ पदार्थों का निक्षेपण होता है। निक्षेपण माने जमाव। कुछ पदार्थों का लेयरिंग होती है, स्ट्रेटिफाइंग लेयर्स के रूप में, परतों के रूप में कुछ पदार्थ जमा हो जाते हैं। तो यहां पर मैं बता देता हूं वो पदार्थ कौन से होते हैं जो प्राथमिक भित्ति का निर्माण करेंगे और जमा होकर के प्राथमिक भित्ति का निर्माण करते हैं। ये होते हैं सेल्यूलोज एवं हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एवं हेमी सेल्यूलोज, ये होते हैं। ये पदार्थ धीरे धीरे करके मध्य पटलिका के ऊपर जमा होना शुरू हो जाते हैं, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, और वृद्धि एवं विस्तार करते हैं। किसका करते हैं? कोशिका भित्ति की वृद्धि एवं विस्तार करते हैं। कोशिका भित्ति की वृद्धि एवं विस्तार की क्षमता होती है, फैलने की क्षमता होती है, विस्तारण की क्षमता होती है। उस क्षमता का रीजन होता है सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज का मध्य पटलिका के ऊपर जमाव, और जमते जमते बन जाती है प्राइमरी लेयर या प्राथमिक भित्ति, जिसका निर्माण मैं बार बार कह रहा हूं सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज से होता है। आगे आपको समझ में, ठीक है ना, ये याद करने वाली चीजें होंगी। तीसरा जो बिंदु होता है, पॉइंट होता है, वो होता है द्वितीयक भित्ति। द्वितीयक भित्ति के निर्माण की यदि मैं चर्चा करूं आपके साथ में, तो अब प्राथमिक के ऊपर भी कुछ पदार्थों का जमाव हो गया, निक्षेपण हो गया, कुछ पदार्थों का जमाव या निक्षेपण हो गया। और ये जो पदार्थ या जमाव हैं ये कौन से हो सकते हैं? ये लिग्निन हो सकता है, ये सुबेरिन हो सकता है, गोंद हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना, सिलिका हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, सिलिका के कण हो सकते हैं। तो सिलिका के कण, गोंद, लिग्निन, सुबेरिन, ये सभी पॉलीसेकेराइड्स हैं, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जब आप पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट तो पढ़ोगे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में। तो ये लिग्निन, सुबेरिन, ये शुष्क पदार्थ होते हैं, सूखे पदार्थ होते हैं, मजबूती और दृढ़ता प्रदान करते हैं। अर्थात प्राइमरी लेयर के ऊपर सेकेंडरी लेयर का कुछ पदार्थों का जमाव हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है, जो मिलकर के जम करके लेयरों में जम करके सेकेंडरी लेयर बनाते हैं, द्वितीयक भित्ति बनाते हैं। ये द्वितीयक भित्ति का निर्माण लिग्निन, सुबेरिन, गोंद और सिलिका जैसे पदार्थों से होता है, जो कि कोशिका को मजबूती प्रदान करते हैं।
अब देखिए कोशिका के अंदर जहां जहां भी ये जमाव होता है वो अलग अलग जगह की कोशिकाएं हो सकती हैं। कई जगह पर आप ये पढ़ोगे कि एक तृतीयक भित्ति भी बन जाती है। वो तृतीयक भित्ति रेयर केस में जाकर के बनती है, सेंट्रलाइज होती है वो इस तरह से, ये बीच में गुहा बन जाती है, इस तरह की गुहा, ये गुहा। और बची कुछ जो आपको दिखाई दे रही है ये वाला पार्ट, ये टर्शरी लेयर या तृतीयक भित्ति होती है। क्या होती है? तृतीयक भित्ति होती है, तृतीयक भित्ति होती है। और ये आपको सिर्फ एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइटा, इनकी वाहिकाओं और वाहिनिकाओं, जाइलम नाम सुना होगा, उनमें मिलेगी। ये बहुत ही विशेष रूप से मिलती है और इसका निर्माण होता है जाइलोन नाम के पदार्थ से। जाइलोन नाम के पदार्थ से तृतीयक भित्ति का निर्माण होता है, जो सिर्फ अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म, आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही पाई जाती हैं और उनमें भी टेरिडोफाइटा, उनमें भी जाइलम की वाहिका और वाहिनिकाओं में मिलती हैं। इस तरह से हमने जो आज का टॉपिक पढ़ा सेल वॉल या कोशिका भित्ति, वो हमने क्या पढ़ा सेल वॉल या कोशिका भित्ति के बारे में? हमने ये पढ़ा सेल वॉल और कोशिका भित्ति के बारे में कि कोशिका भित्ति की 4 परतें होती हैं, मैक्सिमम 4 हो सकती हैं। पहली का नाम होता है मध्य पटली का, जिसे मिडिल लेयर कहते हैं। इसका निर्माण किससे होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट लवणों से होता है। दूसरी लेयर होती है प्राइमरी लेयर, प्राथमिक भित्ति। इसका निर्माण सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के निक्षेपण से होता है, जमाव से होता है। तीसरी परत होती है द्वितीयक भित्ति, सेकेंडरी लेयर, जिसका निर्माण लिग्निन, सुवरिन, गोंद और सिलिका जैसे पदार्थों से होता है। और कहीं कहीं पर आपको मिलेगी टर्शरी लेयर, तृतीयक भित्ति, जिसका निर्माण जाइलोन से होता है। ये सभी कोशिकाओं में चारों भित्तियां नहीं पाई जाती, चारों लेयर्स नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि हमारी कोशिकाएं अलग अलग क्षेत्रों में होती हैं, प्लांट के अंदर अलग क्षेत्रों में होती हैं, अलग अलग कार्य करती हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स की बात चल रही है कोशिका भित्ति में, तो कोशिका भित्ति प्लांट्स में होती है, तो वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य करने की वजह से ये सभी एक साथ नहीं होती, कुछ लेयर कम हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जाइलम की वाहिका और वाहिनिका को छोड़ दें तो वहाँ पर ये भी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो ये सेल वॉल की बात आती है, आपको समझ में आया होगा। देन हम बात करते हैं आपसे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में आपसे थोड़ी चर्चा करते हैं। आज के टॉपिक के 2 ही रहेंगे हमारे, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था मैंने आपको, कोशिका झिल्ली जो होती है वो पादपों में कोशिका भित्ति के अंदर की ओर पाई जाती है, जीवाणुओं के अंदर भी अंदर पाई जाती है, लेकिन जंतुओं के अंदर डायरेक्ट होती है, कोशिका भित्ति में नहीं होती। तो एक परत है जो चयनात्मक पारगम्य रखती है, चयनात्मक पारगम्य है, पारगम्य, सेलेक्टिव परमेबल, सेलेक्टिव परमीएबल, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। चयनात्मक और विद्युत आवेशित झिल्ली है, विद्युत आवेशित झिल्ली है, आवेशित झिल्ली है। क्रेमर, नेगली, प्लोव, इसके अलग अलग नाम देते हैं। विद्युत आवेशित झिल्ली है, चयनात्मक पारगम्यता ये रखती है, सेलेक्टिव परमेबल है, अर्थात जिन आयनों की जरूरत इसको होती है उन्हें ले लेती है, अन्यथा नहीं लेती है। जिस चीज की जरूरत होती है उसे अपने अंदर ले लेती है, नहीं तो नहीं लेती है। चयनात्मक का मतलब होता है चयन कर करके पारगम्यता, परमेबिलिटी ये दर्शाती है। इसको समझाने के लिए ये मुख्य रूप से लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स की बनी होती है, या दूसरे शब्दों में कह दो लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन से निर्मित ये होती है, लिपिड और प्रोटीन या वसा और प्रोटीन से निर्मित ये होती है। और इसको समझाने के लिए कुछ मॉडल्स दिए गए जिन्हें हमें यहां पर समझना होगा। तो इसको समझाने के लिए जो मॉडल्स प्रोवाइड किए गए उनमें पहला मॉडल होता है सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल इसको कहते हैं। दूसरा था इकाई कला प्रतिरूप, इकाई कला प्रतिरूप, और तीसरा था तरल मोजेक मॉडल, तरल मोजेक मॉडल। इसे देने वाले वैज्ञानिक थे सिंगर एवं निकोलसन, सिंगर एवं निकोलसन। इसे देने वाले थे रॉबर्टसन,
रॉबर्टसन, और इसे देने वाले थे डेनियल एवं डेविडसन, डेनियल एवं डेविसन। हमारे कोर्स में एक ही समझा रखा है एनसीईआरटी के अंदर तरल मौजिक मॉडल, इसलिए हम इनकी चर्चा छोटी छोटी करेंगे, बस थोड़ी थोड़ी करेंगे। सैंडविच मॉडल इसको क्यों कहते हैं? जैसे सैंडविच खाया होगा आपने, दो ब्रेड के बीच में आलू लगा दो, तो ऊपर ब्रेड और नीचे ब्रेड, बीच में आलू चिपका दो और दोनों परतों को अलग करो, क्या दिखेगा? इधर ब्रेड फिर आलू और ब्रेड, तो क्या कह देंगे? ब्रेड आलू, आलू ब्रेड, यही हुआ ना। इसी तरह से सैंडविच मॉडल में आलू पराठा मॉडल, आलू का पराठा बनाओगे, ऊपर की परत निकालोगे, परत के संग आलू लगे आएंगे, नीचे की परत निकालोगे, आलू लगे आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? ठीक है ना। तो देखिए सैंडविच मॉडल यही कहता है कि दो परतें, ऊपर की परत, दो परतें, ऊपर की परत और नीचे की परत, ये प्रोटीन की बनी होती हैं, ये प्रोटीन की। इट इज द 20 एंगस्ट्रॉन एंड इट इज ऑल्सो 20 एंगस्ट्रॉन मेड फ्रॉम प्रोटीन। ये दोनों परतें किसकी बनी होती हैं? प्रोटीन की बनी होती हैं। दिस इज ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो, ये दोनों परतें प्रोटीन की बनी होती हैं, ऊपर और नीचे की तरफ होती हैं, 20-20 एंगस्ट्रॉन मोटी होती हैं, और इनके बीच में लिपिड भरा होता है। इस तरह से लिपिड की दो परतें होती हैं, इससे चिपक रही हैं, ये चिपक रही हैं। ये लिपिड की हमारे पास दो परतें होती हैं। दिस इज द लिपिड लेयर्स, ये लिपिड्स हैं लिपिड की, और दिस इज 35 एंगस्ट्रॉन। यानी बाहर दोनों आउटर साइड्स के अंदर प्रोटीन की दो लेयर्स हैं, दो परतें, जिनकी मोटाई कितनी बताई मैंने आपको? 20-20 एंगस्ट्रॉन, 20 इधर 20 इधर। उनके बीच में लिपिड की परतें होती हैं, लिपिड की दो परतें होती हैं। तो प्रोटीन, तो इसको बोलते हैं PLLP मॉडल। देखो, P फॉर प्रोटीन, L फॉर लिपिड, L फॉर लिपिड, P फॉर प्रोटीन। तो PLLP मॉडल हो गया, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन मॉडल हो गया, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन मॉडल हो गया। समझ में आ गई बात? टोटल मिलाकर के 75 एंगस्ट्रॉन मोटी सेल मेम्ब्रेन मानी गई है, 75 एंगस्ट्रॉन मोटी परत मानी गई है। अगर मैं लिपिड की बात करूं एक अणु की, तो लिपिड के दो रूप होते हैं, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है। इसे जल रागी कहते हैं, यानी जल की तरफ रहता है ये, और ये जल विरागी होता है, जल से दूर रहता है। अर्थात एक लिपिड के अणु के अंदर जल रागी और जल विरागी दो भाग होते हैं, इसलिए इन्हें उभयधर्मी प्रकृति का भी कहते हैं। उभयधर्मी प्रकृति इनकी होती है, इनकी न्यूट्रल नेचर होती है, क्योंकि इनमें जल रागी सिरा भी है और जल विरागी सिरा भी है, एम्फीपैथिक भी इसको कहा जाता है। तो इसकी कॉन्सेप्ट निकल के आए सैंडविच मॉडल के, डेनियल डेविडसन के, कि इसमें दो प्रोटीन की परतें होती हैं, दो लिपिड की परतें होती हैं। दोनों लिपिड की परतें दोनों प्रोटीन की परतों के बीच में फंसी होती हैं। लिपिड की परतों की मोटाई 35 एंगस्ट्रॉन होती है और प्रोटीन परतों की मोटाई 20 और 20 एंगस्ट्रॉन होती है। कुल मिलाकर के 75 एंगस्ट्रॉन मोटी सेल मेम्ब्रेन या क्लाउकोश का झिल्ली होती है, जिसे PLLP मॉडल कहा जाता है। इसमें जो लिपिड होता है वो उभयधर्मी प्रकृति होता है, जिसका जल रागी सिरा जो होता है, जो सिर वाला सिरा होता है, हेड वाला सिरा होता है, वो प्रोटीन की ओर होता है, इधर भी है इधर भी है, और जो पूंछ वाला सिरा होता है वो मध्य क्षेत्र में पाया जाता है। इसी को सुधारते हुए रॉबर्टसन ने क्या कहा था? नहीं जी, ऐसे नहीं होता है ये। जैसे आप कह रहे हो सैंडविच को अलग कर लो, सैंडविच को अलग नहीं कर सकते हम, ये इकाई कला प्रतिरूप है, यानी ये सब मिलकर के ऐसे पैक हो जाते हैं कि इनको अलग करना मुश्किल है। बाकी चीजें सेम है कि 75 एंगस्ट्रॉन मोटी परत है, लेकिन वो बताता है कि इस तरह से इनको अलग करना, डिफ्रेंशिएट करना, पहचान करना अलग है। ये इकाई कला होती है, एक रूप में ऐसे चिपक जाती है तो अलग नहीं हो सकती, पर होती वो 75 एंगस्ट्रॉन मोटी ही है। तीसरा मॉडल जो हमारे साथ में आता है वो आता है, जो इंपॉर्टेंट भी आपके साथ में आपके कोर्स में भी है, सिंगर एवं निकोलसन का तरल मौजिक मॉडल। पिछले जो मैंने दोनों मॉडल बोले आपको, सैंडविच मॉडल, रॉबर्टसन का इकाई कला प्रतिरूप, ये दोनों मॉडल ये नहीं समझा सके कि कोशिका झिल्ली के द्वारा पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। इसके लिए तरल मौजिक मॉडल दिया गया था सिंगर एवं निकोलसन ने, और उन्होंने क्या कहा जरा देखिए। उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल सही बात है, दो परतें जो होती हैं वो लिपिड की डेफिनेटली होती हैं। इस तरह से लिपिड की दो परतें ऑब्वियसली होती हैं,
ये दो परतें लिपिड की होती हैं, और ये जो दो परतें लिपिड की होती हैं ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि 35 एंगस्ट्रॉन मोटी भी होती हैं, ठीक है ना। लेकिन इन्हें घेरते हुए पूरी तरह से प्रोटीन परतें नहीं होती, बल्कि प्रोटीन भी दो तरीके का होता है। एक बाहर का प्रोटीन, आउटर प्रोटीन, इस तरह का आउटर प्रोटीन, ये आउटर प्रोटीन है, ये आउटर प्रोटीन है। इट इज 20 एंगस्ट्रॉन एंड ऑल्सो इट इज 20 एंगस्ट्रॉन। दिस इज प्रोटीन एंड ऑल्सो दिस इज प्रोटीन। प्रोटीन तो नया क्या है? नया भी कुछ नहीं आया है, एक नई बात है। इसमें एक इंटरनली अंदर ही अंदर एक प्रोटीन होती है इस तरह की, अंदर ही अंदर एक प्रोटीन होती है इस तरह की, जिसे टनल प्रोटीन कहते हैं। टनल, टनल माने होता है सुरंग, इसे सुरंग प्रोटीन कहा जाता है, टनल प्रोटीन। और इसी टनल प्रोटीन से होते हुए पदार्थों का आवागमन संभव होता है। तो ये कौन सी प्रोटीन हो गई भैया जी? ये हो गई टनल प्रोटीन। टनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन। अब चूंकि इस टनल प्रोटीन की मोटाई आप देख नहीं पाओगे, क्यों नहीं देख पाओगे? अरे भाई वो यहां से यहां तक ही तो फैली हुई है, तो टोटल में समाहित हो गई। तो 35 एंगस्ट्रॉन, 20 एंगस्ट्रॉन और 20 एंगस्ट्रॉन, टोटल मिलाकर वही क्या हो गया? 75 एंगस्ट्रॉन। अंतर क्या आया? दो प्रकार की प्रोटीन होती हैं। एक का नाम होता है परिधीय प्रोटीन, जो कि परिधि पर होती है, बाहर की ओर होती है, आउटसाइड में होती है, परिधीय प्रोटीन। प्रोटीन और दूसरी होती है टनल प्रोटीन, सुरंग प्रोटीन, जिससे होकर पदार्थों का आवागमन बना रहता है, आदान प्रदान पदार्थों का बना रहता है। तो इस तरह से ये मॉडल ये समझा पाया कि किस प्रकार आयनों का आवागमन या चयनात्मक पारगम्यता बनी रहती है। क्योंकि हमने पहली लाइन में बोला था सेल मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम्यता का गुण दर्शाती है, तो उसको समझाने में असफल रहे थे सैंडविच मॉडल और रॉबर्टसन का मॉडल। तब दिया गया सिंगर निकोलसन का तरल मौजिक मॉडल। और तरल मौजिक मॉडल का मतलब होता है ये अर्ध ठोस की तरह होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जिसमें दो तरह की प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन और सुरंग प्रोटीन होती है। सुरंग प्रोटीन दोनों प्रोटीन के बीच में इस प्रकार फंसी होती है, लिपिड के बीच बीच में, जो पदार्थों का आवागमन कर सकती है। बाकी सारी बातें किसके अनुरूप होती हैं? ये डेनियल एवं डेविडसन के सैंडविच मॉडल के अनुरूप ही होती हैं। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। आज का टॉपिक कि कोश का भित्ति की संरचना कैसी रहती है और कोश का झिल्ली की संरचना कैसी होती है। कोश का झिल्ली की संरचना हमको केवल यही आपको इंपोर्टेंटली याद करना है, सिंगर एवं निकोलसन का तरल मौजिक मॉडल, जिसने ये कहा था कि दो प्रोटीन की परतें हैं, बीच में दो लिपिड की परतें होती हैं, जिनमें एक हेड होता है, टेल होती है, टेल होती है, हेड होता है। दोनों आपस में, जो पहले मैं समझा चुका हूँ, वो सेम टू सेम बातें हैं। और इनको घेरते हुए बाह्य प्रोटीन होती है जो 20-20 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, और बीच में टनल या सुरंग प्रोटीन होती है जो पदार्थों के आवागमन में मदद करती है। इसलिए इसकी चयनात्मक पारगम्यता को समझा पाया ये मॉडल। तरल मौजिक का मॉडल का मतलब होता है तरल लिक्विड में मौजिक तैरता हुआ, अर्थात ये फ्लेक्सिबल होती है परत, इसलिए इसको तरल मौजिक मॉडल भी कहते हैं। सिंगर निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। तो स्टूडेंट्स, हम लोग हमारी सेल में सेल वॉल पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम लोग झिल्ली युक्त कोशिकाओं के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।